मेल ऑर्गेनिज्म मीन्स नर और एक मादा। तो नर के अंदर होंगे नर जननांग और मादा के अंदर होंगे मादा जननांग, और दोनों क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उत्पन्न करेंगे किनको, युग्मकों को। और युग्मक उत्पन्न होके क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन, जिसे क्या बोलते हैं, निषेचन। हिंदी में बोलेंगे निषेचन करेंगे। निषेचन करने के बाद युग्मनज बनेगा जिसे जायगोट बोलते हैं, और उससे हमारे नए जीव का उत्पत्ति होगी। ये तो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। ये एक तरीके से तो जो पढ़ाई करने के लिए जो बच्चों को समय मिला है, ये बहुत अच्छा समय मिल गया है नीट के बच्चों के लिए स्पेशली। जितने मेरे प्यारे नीट के बच्चे हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और जो रजिस्टर्ड नहीं भी हैं, उन लोगों को मैं ये सब कहना चाहूँगी, कुछ बातें बताना चाहूँगी कि ये जो हमें गोल्डन पीरियड मिला है, तो इस समय पर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं भी हैं वो अब भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अब काफ़ी लंबा समय मिल गया है। जो बच्चे हमें अब भी ज्वाइन करेंगे उनको पहले वाली भी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जितनी क्लासेस अब हो चुकी हैं कि उनका जो 12th वाले लेक्चर्स हैं वो भी हमारे पास जो हमने पहले दिए हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, हमने कुछ स्पेशल लेक्चर्स बच्चों को प्रोवाइड किए थे, तो वो भी उनको मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ हम नए भी जो लेक्चर करा रहे हैं वो भी मिलेंगे। और नीट के लिए इतना लंबा समय मिल ही चुका है, तो उसमें मन लगाकर तैयारी कीजिए। चलिए, आज बच्चों के डिमांड पर हिंदी में हम पढ़ाएंगे बायो, और स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहले तो जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन और हिंदी में बोलते हैं जनन। तो जनन होता क्या है, अपनी ही जैसी संतति को उत्पन्न करना जनन होता है। और जनन क्यों जरूरी है? देखो, हर एक स्पीसीज, हर एक तरीके के लोग जितने यहाँ पर दुनिया में उपस्थित हैं, मतलब इंसानों के साथ साथ जितने जानवर हैं, अभी तो हम पादपों की बात करें तो मतलब पेड़ पौधों में भी जनन होता है और वो लैंगिक भी होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। देखो, ऐप वाले बच्चों को फर्स्ट चैप्टर हिंदी में इंग्लिश में पढ़ाया गया है, हिंदी में नहीं हुआ उनका। तो जिन बच्चों का हिंदी में नहीं हुआ फर्स्ट चैप्टर, ऐप वाले बच्चों का, वो हिंदी में हम दोबारा से कराएंगे। लेकिन अभी हम सेकंड चैप्टर देखते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो जितने भी हमारे, चाहे पुष्प ले लो, चाहे इंसान ले लो, चाहे कोई जीव जंतु ले लो, तो सब में जनन होता है। और लैंगिक जनन जिन लोगों में होता है, जिन जानवरों में होता है, जिन पुष्पों में होता है, वो एक ही तरीके से होता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि लैंगिक जनन होता क्या है? तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर इंग्लिश में बोला जाए तो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट्स को हिंदी में बोलते हैं युग्मक। तो युग्मक का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उत्पन्न होते हैं युग्मक, उत्पन्न होते हैं। तो युग्मक उत्पन्न करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मेल ऑर्गेनिज्म। मेल ऑर्गेनिज्म मीन्स नर और एक मादा। तो नर के अंदर होंगे नर जननांग और मादा के अंदर होंगे मादा जननांग, और दोनों क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उत्पन्न करेंगे किनको, युग्मकों को। और युग्मक उत्पन्न होके क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन, जिसे क्या बोलते हैं, निषेचन। हिंदी में बोलेंगे निषेचन करेंगे। निषेचन करने के बाद युग्मनज बनेगा जिसे जायगोट बोलते हैं, और उससे हमारे नए जीव का उत्पत्ति होगी। ये तो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं अभी आपको यहाँ बोर्ड पर भी समझाती हूँ। अब देखो, लैंगिक जनन है, तो अब अलैंगिक जनन होता है तो क्या होता है उसमें, अलैंगिक जनन में केवल सिर्फ एक ही जीव से बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है, हमारा लैंगिक जनन है, इसमें क्या होगा, हमें 2 जीव चाहिए होंगे, एक नर जीव और एक मादा जीव। तो हमारे साथ जितने, मैंने बताया ना, जितना भी लैंगिक जनन होता है वो कैसा होता है, उसमें हमें 2 जीवों की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें 2 तरीके के गैमेट्स चाहिए होते हैं, युग्मक चाहिए होते हैं। एक हमें मेल गैमेट नर युग्मक और दूसरा हमें चाहिए होता है मादा युग्मक। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, निषेचन करते हैं और युग्मनज बनाते हैं। मैंने आपको बताया
तो लैंगिक जनन में क्या चाहिए होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर, पुष्प की संरचना। जब तक हमें पुष्प की संरचना नहीं पता होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें नर जननांग कहाँ पर है और मादा जननांग कहाँ पर है। तो देखो बेटा, ये है हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पुष्प का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, आपको दिख रही होगी। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसेप्टेकल, और हिंदी में इसको बोलते हैं हमारा, किसी को बैठने के लिए जरूरत होती है ना नीचे, अगर पुष्प भी है तो वो, अगर उसकी कितनी हल्की हल्की पंखुड़ियां हैं, तो अगर उसके नीचे ये पुष्पासन नहीं होगा तो क्या होगा, पुष्प अपने आप की उसकी पंखुड़ियों को नहीं संभाल पाएगा, तो उसको ये बोलते हैं पुष्पासन। तो पुष्पासन का काम क्या होता है, पुष्प को संभालना, पूरे पुष्प को अरेंज करना। अब आप इधर देख रहे हो पुष्पासन में इसके नीचे यहाँ स्टॉल होता है, यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ संरचनाएं नजर आ रही हैं। ये वाली संरचना जिसको हम बोलते हैं सेपल बोलते हैं ना। एक फूल है तो उसमें कितने घेरे हैं हमारे, 4 घेरे हैं, 4 होल से मिलकर एक फूल बनता है। तो सबसे पहले बैठने के लिए पुष्प को क्या चाहिए, पुष्पासन चाहिए। उसके बाद हमारा वायदल, इसको बोलते हैं हम सेपल्स को। सेपल होती है इकाई, यूनिट ऑफ कैलेक्स बोलते हैं वायदल को, वायदल। ये है हमारा वायदल। जो आप देखते हो कोई भी फूल है जब वो बड कंडीशन में होता है ना, बड कंडीशन में इस तरीके से होता है, तो ये वाली जो हमारी वायदल की जो ग्रीन कलर की जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, संभाले रखती हैं बड कंडीशन में फूल को। अंदर जितने भी उसके जननांग है, मेल और फीमेल, नर और मादा जननांग की सुरक्षा करता है। कौन, ये वायदल। कब, जब वो बड कंडीशन में होता है, जब वो कलिका के रूप में होता है, तब उसकी रक्षा कौन करता है, हमारा ये वायदल। तो अगर इसका काम पूछेंगे तो क्या है, ये फ्लावर की रक्षा करता है, पुष्प की रक्षा करता है इन बड कंडीशन। जब वो कलिका के रूप में होता है तो वो जननांग की और पुष्प की रक्षा करता है ये वायदल। अब पूरे वायदल को, पूरे जितना उसका घेरा है उसको बोलते हैं वायदल, और एक यूनिट को, एक इकाई को बोलेंगे पंखुड़ी। और इसका काम तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका काम क्या है, ये सुरक्षा करता है पूरे फूल की। अब इसके ऊपर आप देखते हो इस तरीके की सुंदर सुंदर अलग अलग कलर की पत्तियां होती हैं, ये दिख रही है ना आपको, ये अलग अलग कलर की पेटल्स, जैसे बोलते हैं फ्लावर पेटल्स, रोज पेटल्स। अब देखो एक रोज है लेकिन उसके कितने कलर की पेटल्स है, ठीक है, कितने कलर के आपको रोज दिखेंगे। लेकिन रोज बहुत सारे कलर का हो सकता है, पौधे बहुत सारे हो सकते हैं, फूल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनके जननांग एक ही जैसे होंगे और सब में एक ही जैसे लैंगिक जनन होगा, किसी में कुछ अलग नहीं होगा। अगर हम लैंगिक जनन, पुष्पों में ये आवृत बीजी पौधों में होता है लैंगिक जनन। ये बात याद रखने वाली है कि जो पुष्पों में लैंगिक जनन होता है वो किस में होता है, आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स में। आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन पाया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि ये तो था हमारा वायदल, उसके बाद आता है ये दूसरा घेरा जिसको बोलते हैं हम, अब दलपुंज का क्या काम है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत सारे कलर्स के होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कलर्स के होते हैं ये दलपुंज। तो इनका काम क्या होगा, अब फ्लावर में हर एक, देखो हम भी हैं तो हमारे हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग से हर एक अलग अलग काम है। चाहे देखो जो उनके ऑर्गेनिज्म है, सॉरी ऑर्गन्स है, मेल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनका तो काम है ही रिप्रोडक्शन में, लेकिन इनका काम रिप्रोडक्शन में स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, मतलब जनन में इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन इनका फूल के अंदर क्या रोल है, ये क्या करते हैं, ये बहुत कलरफुल होते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं किनको, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। कि क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं कि वो फूल पे आके बैठे। जब इंसेक्ट फूल पे आके बैठेगा तो वो क्या करेगा, पुंकेसर पे आके बैठेगा और परागकण को लेकर जाएगा और पॉलिनेशन कराएगा। तो इनका ये काम है कि ये
क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। इसके बाद हमारा थर्ड घेरा आता है, वो होगा हमारा पुंकेसर। अब ये पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर होता है ग्रुप, समूह, किसका? पुमंग का समूह। पुमंग क्या होता है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और हिंदी में बोलेंगे नर जनन इकाई। क्या होता है इसकी नर जनन इकाई? क्या होती है? पुमंग। ये है इसकी इकाई और ये है समूह। किसका समूह? पुमंग का समूह क्या कहलाता है? पुंकेसर। और पुंकेसर की संरचना कैसी होती है हम देखेंगे। इस तरीके से इसमें एक पतला सा फिलामेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं तंतु, हिंदी में बोलते हैं तंतु होता है, और ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है ये। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है? हमारा पराग कोश। और पराग कोश का क्या काम होगा? पराग कोश के अंदर क्या होंगे? पराग कण होंगे। ठीक है, पराग कोश का क्या काम होगा? पराग कोश के अंदर ही किसके कौन उत्पन्न होंगे? हमारे पराग कण। तो इसका जो पराग कोश होता है, जो हमारे लैंगिक जनन में जितने भी हमारे पुमंग होते हैं, उसमें जो उनका ऊपर वाला पराग कोश होता है, ये होता है बाइलोब्ड, जिसको इंग्लिश में बाइलोब्ड, द्विपालित, मतलब दो इसमें लोब होते हैं। द्विपालित मीन्स दो लोब्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इन लोब्स के अंदर हर एक लोब में, अब दो लोब्स है ना, अगर हम इन लोब्स को अनुप्रस्थ काट करके देखेंगे तो क्या होगा? अगर हम इस पूरा, ये हमारा पुमंग है, पुंकेसर है, इसको अगर हमने यहां से कट कर दिया, इसको अनुप्रस्थ काटा, तो ये हमें किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा? ये हमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखेगा। अब देखो ये बाइलोब्ड है ना, द्विपालित है, तो अगर यहां से देखा जाए ये कट करके, आधा भाग ये है और आधा भाग ना कि इतने सॉफ्ट होते हैं, तो उसको सुरक्षा करने के लिए भी अब भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। अगर मान लो इंसान को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, तो पेड़ पौधों के अंदर अगर किसी भी संरचना का भी निर्माण किया है ना, तो उस संरचना के लिए कुछ सुरक्षा का निर्माण भी हुआ ही है। तो इसके आगे हम देखेंगे ना, इनकी सुरक्षा कौन कर रहा है, तो इसके ऊपर 3 परतें होती है। ठीक है, 1 2 और ये इसकी थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर इज टैपेटम। ये जो चौथी लेयर है वो अंदर है इसकी, 1 2 3 लेयर होती है। पहली लेयर को इसकी बोलते हैं हम, जो इसकी फर्स्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। इसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा। इसका काम क्या करना है? इसका काम क्या है? इसका काम है इसको सुरक्षा प्रदान करना है, लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करना किसका काम है? हमारी बाह्य त्वचा का काम है। इसके बाद जो इसकी सेकेंड लेयर होती है उसका नाम होता है अंतःस्थिशियम, अंतः, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। अब जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है, ये परागकोश मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद इसका स्फुटन होता है, डाइसेंस होता है, और ये परागकण हवा में या फिर पानी में जहां पर भी ये पौधा होगा ये मुक्त हो जाते हैं। तो इस लेयर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ये बहुत काम करती है इसका मैच्योर होने पे डाइसेंस में। फिर इसके बाद होती है मध्य परत, और लास्ट वन ये होती है हमारी टैपिटम। अब टैपिटम का एक बहुत बड़ा रोल है, वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके अंदर परागकोश के अंदर जितने जो इसकी कोशिकाएं होती हैं, परागकण होते हैं, उनको क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, मैंने साथ साथ आपको इन सब का काम भी बता दिया। इसका ये क्या है? द्विपालित और चतुष्फलकीय है।
इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? द्विपालिक होता है, बाइलोब्ड, और दूसरा चतुष्फलकीय, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लघु बीजाणुधानी। इसके अंदर होंगे पुंकेस, परागकण उत्पन्न होंगे, ये परागकण को उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब आपको ये सब स्ट्रक्चर इसका समझ में आ गया। पुंकेसर को अगर हम अनुप्रस्थ काट करके देखेंगे तो उसके ऊपर कितनी लेयर होती है? इसकी लेयर कितनी है? ये बाइलोब्ड है, द्विपालित है, तो इसकी कितनी लेयर है? इसके ऊपर 4 लेयर होती हैं जो इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। किसको? परागकण को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो पुंकेसर के बाद जो नेक्स्ट होल आता है हमारा, वो होता है हमारा स्त्री केसर। स्त्री केसर, अब देखो मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था इस तरीके से। अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? ये है हमारा स्ट्रक्चर स्त्री केसर का। स्त्री केसर। अब स्त्री केसर तो किसको कहेंगे? ग्रुप, समूह। और समूह किसका समूह? जायांग के समूह को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। इसकी एक यूनिट को बोलेंगे जायांग और इसके समूहों को बोलेंगे स्त्री केसर, ठीक है। अगर हम इसको अलग से इसकी स्ट्रक्चर देखें तो किस तरीके से होगी ये, ठीक है। अब कोई भी परागकण अगर आता है तो कहाँ पर आता है? इसको बोलते हैं, यहाँ पर आता है, जिसको बोलते हैं हम वर्तिका। इसको बोलते हैं हम वर्तिका। वर्तिका पर क्या होता है? परागकण, कोई भी परागकण कहाँ पर आता है? वर्तिका पर आता है। और यहाँ से ये होता है अंडाशय और ये होता है वर्तिकाग्र। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये इसके 3 पार्ट होते हैं। कोई भी अगर परागकण आता है तो यहाँ पर आता है, यहाँ से ये अंडाशय के साथ क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन करता है, ठीक है। अब ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम स्त्री केसर की बात करें तो स्त्री केसर बहुत सारे फूलों में, अगर एक स्त्री केसर होगा, स्त्री केसर एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक स्त्री केसर होगा, सिर्फ एक स्त्री केसर, तो उसको बोलेंगे एकांडपी। ये चीजें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। और अगर स्त्री केसर 2 होंगे तो उसको हम बोलेंगे द्विअंडपी, और बहुत सारे होंगे, 2 से ज्यादा होंगे तो उसको हम बोलेंगे बहुअंडपी। ये तो है स्त्री केसर। अगर 1 होगा तो उसको बोलेंगे एकांडपी, अगर 1 से ज्यादा होंगे मीन्स 2 होंगे तो उसको द्विअंडपी, और 2 से ज्यादा होंगे तो उसको बहुअंडपी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इनके अरेंजमेंट की, अगर ये इकट्ठे एक साथ होंगे, स्त्री केसर एक साथ किसी भी फूल में एक साथ होंगे तो उसको हम बोलेंगे, जब ये एक साथ होते हैं तो उसको हम बोलेंगे युक्तांडपी, और जब ये अलग अलग होंगे तो उसको बोलेंगे हम व्युक्तांडपी। तो ये तो बात थी हमारे किसकी? स्त्री केसर की। अब ये तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर किसका है? फ्लावर का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का? सबसे पहले इसके 4 घेरे होते हैं। कौन कौन से? मैंने आप सबको बताया। सबसे बाहर वाले घेरे को, जिस पर सबसे बाहर वाले घेरे को, जिसका काम क्या होता है? फ्लावर की सुरक्षा करना। कब? बड कंडीशन में, कलिका के रूप में जब फूल होता है तो उसको हम बोलते हैं वाय दल। उसके बाद आता है हमारा
जब दूसरा वाला जिसको हम कोरोला बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पुष्पदल, ठीक है। इसके बाद थर्ड घेरा आता है, उसको हम बोलते हैं पुंकेसर, और उसकी यूनिट को बोलते हैं, उसकी इकाई को बोलते हैं पुमंग। इसी तरीके से हमारा स्त्री केसर, और स्त्री केसर की इकाई को हम बोलेंगे जायांग। और अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे जो पुंकेसर होता है वो क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। परागकण, उसके अंदर मैंने बताया ना परागकण उत्पन्न होते हैं। जो हमारा पौधे का पुंकेसर है उससे क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। और वो जो मैंने स्त्री केसर बताया था उसके अंदर अंडाशय में जाके क्या करेंगे, निषेचन करेंगे और युग्मनज बनाएंगे और नेक्स्ट जीव की उत्पत्ति करेंगे। चलिए, ये तो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका, लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन में मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बता ही दिया है किसका, उसमें होता है एंथर का स्ट्रक्चर, और एंथर के मतलब पराग कोश का की संरचना, और पराग कोश के अंदर किस तरीके से पराग कणों का निर्माण होता है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जितने ऐप वाले बच्चे हैं वो भी देखेंगे, इस पहले वाले लेक्चर को पढ़ के रखना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जीवों मतलब जितने भी जीवों में पौधों में, पुष्पी पादपों में पुंकेसर के अंदर परागकण का निर्माण कैसे होता है और परागकण की संरचना कैसी होती है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।